नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्रिज्म। प्रिज्म सुनते ही आपके दिमाग में पहली चीज़ आती होगी कि जब भी लाइट प्रिज्म से पास करती है तो वो स्प्लिट हो जाती है अपने फंडामेंटल कलर्स में। ठीक है, मतलब आई थिंक अर्ली स्कूल लाइफ में हम प्रिज्म के बारे में यही सीखते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली ट्रू। सो यहाँ पर बट हम ऑब्वियसली उस डिस्कशन में जाएंगे कि कैसे लाइट स्प्लिट होती है और कैसे आपको वो स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। बट उससे पहले हम को थोड़े बेबी स्टेप्स लेने हैं। तो पहले ये सामने जो आपके डायग्राम है, इसमें एटलीस्ट हमें ये दिखाई दे रहा है कि अगर एक लाइट रे आ रही है, तो जो लाइट पी क्यू यहाँ पर आ रही है वो ऑब्वियस बात है, एक सरफेस यहाँ पर है ए बी। तो प्रिज्म नॉर्मली ग्लास टाइप मटेरियल का बना होता है। शेप आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर जब लाइट पी क्यू ए बी पर पहुँचती है तो वो आपको दिख रहा है कि ऑब्वियसली बात है कि इसके बाहर क्या है। ये नाम नॉर्मली यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो इसके बाहर एयर है। ठीक है, और ये किसी ग्लास टाइप मटेरियल का बना हुआ है। मान लेते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर जब भी लाइट पहुंचेगी रिफ्रैक्शन तो होना ही होना है। तो लाइट यहाँ पर जैसे ही पहुंची पी टू क्यू, वो रिफ्रैक्ट हो गई, और रिफ्रैक्ट होकर फिर वो क्यू टू आर गई। अगर वो रिफ्रैक्ट नहीं होती, मान लीजिए यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता, तो ऑब्वियस बात है वो सीधा निकल जाती, पी से क्यू, क्यू से टी, टी से यू, सीधा। बट रिफ्रैक्शन हो गया यहाँ पर। फिर ये लाइट पहुंची पॉइंट आर के पास। जब पॉइंट आर के पास पहुंची तो फिर से क्या हो रहा है, आप एक अलग मीडियम में हैं, बीच का मीडियम मान लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास है, ये मोस्टली ग्लास से ही बना होता है प्रिज्म। तो फिर ग्लास के बाहर फिर दूसरा मीडियम क्या है, फिर से एयर है। तो ग्लास के बाहर फिर से जब आपको एयर में जाना है तो फिर से यहाँ पर क्या मीडियम चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो लाइट फर्दर रिफ्रैक्ट होती है और फिर ये आर टू एस डायरेक्शन में बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर जो लाइट इंटर कर रही है, तो यहाँ पर जो एंगल ये आई दिखाई दे रहा है आपको, ये बेसिकली आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो आपको आई डैश दिखाई दे रहा है, ये आप कह सकते हैं इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो आई इज बेसिकली, दिस आई इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, and this I dash, this is your angle of emergence। फिर आपको यहाँ पर दो एंगल और दिख रहे हैं, आर और आर डैश। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ इस सरफेस ए बी सरफेस पर रिफ्रैक्शन हुआ तो ये आर क्या बना, आर बेसिकली आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन बना, जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बना रही है। और वैसे ही फिर आर डैश भी क्या बना, आर डैश भी एक तरह से आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना। ठीक है, तो कहने को वैसे तो हम आई डैश को भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह सकते हैं, बट नॉर्मली एंगल ऑफ इमर्जेंस इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि लाइट यहाँ से बाहर इमर्ज हो रही है। वैसे कहने को आप कुछ भी पुकारो यार, उससे उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली अपने को देखना है कि यहाँ पर ज्योमेट्री क्या है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक एंगल है जो कि खासा इंपॉर्टेंट है, दिस एंगल बीइंग शोन बाय डेल्टा। आप कह सकते हैं एंगल यू टी आर। ओके, ये डेल्टा क्या है, ये बेसिकली डेविएशन है। दिस डेल्टा, दिस इज बेसिकली एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्यों कहते हैं इसको हम, आप बस फिगर देखो और सोचो कि अगर यहाँ पर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट किधर जा रही होती, लाइट जा रही होती पी टू क्यू, क्यू टू टी, टी टू यू, सीधा। लेकिन इस प्रिज्म ने ओवरऑल लाइट को कहाँ भेज दिया, ये पी टू क्यू वाली लाइट को ओवरऑल आर टू एस में भेज दिया। यानी कि अल्टीमेटली ये जो टी से लेकर के एस तक लाइन जा रही है, ये बेसिकली हो गया फाइनल डायरेक्शन। लेकिन एक्चुअल डायरेक्शन होता टी टू यू। तो बेसिकली फाइनल डायरेक्शन और एक्चुअल डायरेक्शन के बीच की जो एंगल है, दिस इज बेसिकली योर इफेक्टिव एंगल ऑफ डेविएशन। तो अभी हम पहले इस वीडियो में समझेंगे कि ये एंगल ऑफ डेविएशन किस तरीके से कनेक्टेड है टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके अलावा ये जो टॉप में आपको यहाँ पर एक एंगल ये प्रिज्म के टॉप पर दिख रहा है, इस एंगल को हम ए से डिनोट कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। बस अब हो गया, अब इसके बाद कोई और नया एंगल का नाम नहीं आएगा। तो ये कुछ आप एंगल को ध्यान में रखें। अब हम इस फिगर की ज्योमेट्री को देखते हैं। ज्योमेट्री बहुत सिंपल है। यहाँ पर एक ट्राइंगल दिखाई देगा आपको, ट्राइंगल टी क्यू आर। ठीक है, इस ट्राइंगल को अगर देखिए तो इस ट्राइंगल के लिए ये जो डेल्टा एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन, वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा। यानी कि लॉजिकली हम कह सकते हैं कि ये जो डेल्टा एंगल है वो होना चाहिए सम ऑफ एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल
टी आर क्यू। हमें पता है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। जो इंटीरियर ऑपोजिट दो एंगल्स होते हैं उनके सम के बराबर होता है। तो इंटीरियर दो ऑपोजिट क्या है इन द ट्रायंगल टी क्यू आर। आप ट्रायंगल टी क्यू आर पे फोकस करो, ये एंगल एक है हुआ और ये दूसरा एंगल हुआ, इन दोनों के सम के बराबर आपको डेल्टा मिलेगा। अब टी क्यू आर और टी आर क्यू को अगर देखा जाए ध्यान से तो बेसिकली ये जो लाइन है पी क्यू उसी लाइन को फर्दर एक्सटेंड करके टी मिला है हमें। यानी कि ये जो टोटल एंगल यहां पर है एंगल टी क्यू वी, उसमें अगर हम माइनस कर दें एंगल आर को तो हमें मिल जाएगा एंगल टी क्यू आर। मैं टी क्यू आर को लिख रहा हूं टोटल एंगल टी क्यू वी माइनस एंगल आर के टर्म में। होपफुली आपको दिखाई दे रहा है इजीली ये। अब ये टोटल एंगल टी क्यू वी क्या है? अब जस्ट देखो सिंपल ज्योमेट्री क्लास 6 की अप्लाई करो। ये टोटल एंगल टी क्यू वी क्या है? ये एंगल आई के बराबर होगा ना, क्योंकि ये सीधा लाइन जा रही है। तो हम यहाँ पर सेकंड स्टेप में पहले ही एंगल टी क्यू वी को लिख सकते हैं आई, तो ये बन जाएगा आई माइनस आर। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि एंगल टी आर क्यू के साथ भी क्या करना है हमें। टी आर क्यू को लिखने का भी तरीका वही होगा कि एंगल टी आर क्यू को पहले हम लिख सकते हैं एंगल टी आर वी माइनस आर डैश। तो अब एंगल टी आर वी क्या होगा? टी आर वी बनेगा आपका एंगल ऑफ इमरजेंसी, यानी कि आई डैश माइनस आर डैश। तो यहां से हमें कुछ काम की चीजें मिल गई कि डेल्टा को हम लिख सकते हैं आई प्लस आई डैश माइनस ऑफ आर प्लस आर डैश। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गया हमारे लिए यूजिंग बेसिक ज्योमेट्री। अब ये आर और आर डैश हमें समझना है समवॉट इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, जो मैंने ए एंगल डिफाइन किया। तो आर और आर डैश में और एंगल ऑफ प्रिज्म में हम कैसे रिलेशन देख सकते हैं? तो आर और आर डैश और ए में रिलेशन समझने के लिए अब आप ध्यान दीजिए एक क्वाड्रिलेटरल ए क्यू वी आर पे, ऑन द क्वाड्रिलेटरल ए क्यू वी आर। तो अगर हम ए क्यू वी आर क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो इस क्वाड्रिलेटरल में क्या हो रहा है? क्वाड्रिलेटरल में पता है कि सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। आई थिंक वो ज्योमेट्री आपको पता है। तो अब इनमें फोर एंगल्स जो हैं उसमें से एक तो एंगल ऑफ प्रिज्म है एंगल ए, और एक एंगल यहाँ पर ए क्यू वी। ये एंगल ए क्यू वी क्या बनेगा? अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो क्यू वी डायरेक्शन है वो क्या है? वो नॉर्मल ड्रॉप किया गया है ऑन द सर्फेस ए बी। इसका मतलब कि एंगल ए क्यू वी बेसिकली क्या है? 90 डिग्री के बराबर है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। और वैसे ही फिर उस लॉजिक से एंगल ए आर वी भी क्या होगा? वो भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया। तो एंगल ए क्यू वी और एंगल ए आर वी ये दोनों ही 90 डिग्री के बराबर हो गए। ठीक है, ये पूरा एंगल। तो यानी कि अब क्या मतलब हुआ कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल ए प्लस दिस एंगल, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? ऑलरेडी दो एंगल 90 डिग्री बन गए, इसका मतलब कि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल ए प्लस एंगल क्यू वी आर एंगल क्यू वी आर, दिस शुड बी 360 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एंगल ए प्लस एंगल क्यू वी आर दिस शुड बी 180 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री 90 90 180 हो जाएगा, उस साइड जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब जरा एंगल क्यू वी आर को देखो। इस केस में आप एक कोई छोटा ट्राइंगल देखना होगा, ट्राइंगल क्यू वी आर। इस ट्राइंगल में भी आपको इजीली दिखाई देगा कि एंगल दिस एंगल वी प्लस आर डैश, इन तीनों का सम भी क्या होना चाहिए? 180 डिग्री बराबर होना चाहिए। तो एंगल वी प्लस आर डैश शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब जरा कंपेयर कर लें कि एंगल ए प्लस क्यू वी आर इज 180 डिग्री एंड ऑल्सो एंगल क्यू वी आर। ये एंगल जो वी लिख रहा हूँ ये बेसिकली कौन सा एंगल है? ये इट इज सेम एज एंगल क्यू वी आर, ये वही है, दोनों सेम एंगल है। तो जरा आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें अगर आप, तो इन दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करके क्या दिखाई दे रहा है कि एंगल ये दोनों कॉमन है यहाँ पर। तो एंगल ए प्लस दिस 180 डिग्री एंड आर प्लस आर डैश प्लस द सेम एंगल इज ऑल्सो 180 डिग्री। इट मीन्स यू जस्ट कंबाइन दीज टू इक्वेशंस, आपको दिखाई देगा इजीली कि एंगल ए बेसिकली क्या है?
एंगल ए इज बेसिकली आर प्लस आर डैश। तो एंगल ए आपको आर प्लस आर डैश मिल गया। अब इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं हम डेल्टा निकालने में। तो फाइनली हमारा डेल्टा क्या बन गया है? फाइनली अगर हम डेल्टा को देखें तो डेल्टा यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन वो बन गया आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश को हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म यानी कि ए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच आई सजेस्ट यू गाइज रिमेंबर, क्योंकि अब एग्जाम में इतना आप डिराइव तो नहीं करने जाएंगे। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो होती है वो होती है सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो यहाँ से पहले सब पार्ट में हमें समझ में आ गया कि ये जो एंगल्स हमने नोट की थी इनिशियली इनमें आपस में रिलेशन क्या है। तो भी हमको दिखाई दे रहा है फिलहाल कि किस एंगल पर हम लाइट को इंसिडेंट कराएंगे ऑन द प्रिज्म, तो उसके हिसाब से क्या एंगल ऑफ डेविएशन होगा। ओके, अब हम इसमें थोड़ी सी मैथ्स और करेंगे और उससे हम समझेंगे कि ये एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू किस तरीके से वेरी की जा सकती है। बेसिकली हम जानने में इंटरेस्टेड हैं कि व्हाट इज द एंगल फॉर मिनिमम डेविएशन। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू द सेम पार्ट। सो नाउ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो पहले सवाल ये है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में ऐसा क्या खास, हम इतना इस बात पे तवज्जो दे रहे हैं कि हमें सीखना चाहिए व्हाट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में बेसिकली क्या हो जाता है कि ये जो फिगर है आपके सामने सेम प्रिज्म का फिगर है, यहाँ पर एक कंप्लीट सिमेट्रिसिटी बन जाती है। कंप्लीट सिमेट्रिसिटी कैसे बन जाती है? ये जो बीच की लाइन है क्यू आर, दिस क्यू आर लाइन इज बेसिकली पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म। यानी कि जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन अचीव होता है तो उस टाइम पर क्यू आर लाइन बेस ऑफ प्रिज्म के पैरेलल हो जाती है। हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि डेविएशन इज आई प्लस आई डैश माइनस ए। तो किसी भी प्रिज्म के लिए ए तो कांस्टेंट है, ए में तो कुछ नया नहीं है, ए तो बदलेगा नहीं, वो तो मैन्युफैक्चर होकर के आ गया कंपनी से। अब अगर हम आई यहाँ पर चेंज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने क्या सीखा है? हमने सीखा कि यहाँ पर जो आर है वो चेंज करेगा, उसकी वजह से ये जो आर है यहाँ पर आर डैश जो था अभी वो भी चेंज करेगा एंड कॉरस्पॉन्डिंगली आई डैश भी चेंज करेगा। यानी कि आई डैश डिपेंड करता है आई पर, तो अल्टीमेटली डेल्टा भी क्या हो रहा है? डेल्टा भी बेसिकली डिपेंड करेगा आई के ऊपर। लेकिन जब ये डेल्टा अपने मिनिमम वैल्यू पर अचीव हो जाता है तो उस टाइम पर हम क्या देखते हैं कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम पर, वो अभी मैथमेटिकली सब कुछ प्रूव हो जाएगा, उस टाइम पर हमें दिखता है कि ये जो लाइन है क्यू आर बिकम्स पैरेलल टू दिस बेस। तो क्यू आर अगर बेस के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होता है? ये तो दो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहे हैं, यानी कि फिगर में कंप्लीट सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए। इसका मतलब उस केस में आर को आर डैश के तो बराबर ही होना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो आर आर डैश के बराबर हो जाएगा। तो जब आर और आर डैश के बराबर हो जाएंगे तो ये बाहर में कौन सा मीडियम है? बाहर में तो एयर है और अंदर मान लेते हैं ग्लास है, जो भी है मान लेते हैं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो अगर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो फिर जो रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो रही है वहाँ पर एयर और म्यू, यहाँ पर म्यू और एयर। तो उस लॉजिक से अगर आर और आर डैश बराबर है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आई शुड ऑल्सो भी इक्वल टू आई डैश। तो इसलिए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होती है वही एंगल ऑफ इमर्जेंस होती है। अगर आपको अब तक कंफ्यूजन है कि ये आर और आर डैश के बराबर होने से ये कैसे आ गया, तो आप सिंपली स्नेल्स लॉ लगाओ। तो स्नेल्स लॉ जब आप लगाओगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको मीडियम वन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन है उसका, तो मीडियम वन के लिए वन इंटू साइन आई, वन इंटू साइन आई वो हो जाएगा म्यू टाइम्स साइन आर। फिर जब सेकंड सरफेस पे स्नेल्स को लगाओगे तो आपके लिए अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? वो हो जाएगा आर डैश, जो कि ऑलरेडी क्या है? जो कि आर के बराबर है। तो सेकंड इंस्टेंस पे लगाओगे तो फर्स्ट मीडियम विल बी म्यू, तो म्यू टाइम्स साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल क्या है यहाँ पर? आर डैश। आर डैश को हम क्या लिख सकते हैं? आर लिख सकते हैं। सेकंड मीडियम क्या है यहाँ पर? वापस से एयर है, तो एयर के लिए क्या लिखेंगे हम? वन इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है यहाँ पर? आई डैश। अब इन दोनों कंपेयर कर लो। अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये टर्म और ये टर्म सेम है। इसका मतलब कि ये टर्म और ये टर्म भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, मतलब कि आई शुड बी इक्वल टू व्हाट? आई डैश। तो सिंपल बात है कि पूरा सिमेट्रिक फिगर है, तो आर और आर डैश बराबर और आई डैश बराबर, और क्यू आर जो है दैट इज पैरेलल टू दिस बेस।
सो दैट इज द केस फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, तो जब भी आपको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कह देगा कि ये एक पर्टिकुलर केस है जहाँ पर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन अचीव हो रहा है, यानी कि ये जो डेविएशन है डेल्टा उसका मिनिमम वैल्यू अचीव हो रहा है, तो उस केस में फिर आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि आई विल बी इक्वल टू आई डैश एंड आर विल बी इक्वल टू आर डैश। नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट मैथमेटिकली इट मीन्स। तो अब हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की, यानी कि अब ये जो एक जेनरिक केस था उसके हम एक स्पेशल केस में एंटर कर रहे हैं। तो इसे हम मैं सबस्क्रिप्ट डाल देता हूँ m। तो एज पर फॉर्मूला इट विल बी आई प्लस आई डैश माइनस ए, और हमने सीख लिया कि आई और आई डैश एक ही है, तो ये बन जाएगा 2i माइनस ए। ठीक है, तो यहां से हम अब i को क्या लिख सकते हैं, i को लिखा जा सकता है इस इक्वेशन से, a इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा i बन जाएगा a प्लस मिनिमम डेविएशन डिवाइड बाई 2। फाइन, दूसरा रिजल्ट हमारे पास क्या आया था, दूसरा रिजल्ट था कि r प्लस आर डैश इज इक्वल टू a। अब यहाँ पर अगेन r और r डैश बराबर हैं, तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 2r इज इक्वल टू a। इसका मतलब r को क्या लिखा जा सकता है, r को लिखा जा सकता है a अपॉन 2। तो ये भी एक रिजल्ट बन गया। अब हम क्या करते हैं कि किसी भी एक इनिशियल पॉइंट पर, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर पहले सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं। तो पहले सरफेस पे अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो मीडियम 1 के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 है। तो जस्ट 1 इंटू साइन ऑफ आई विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन ऑफ आर। अब जो हमने आई और आर की वैल्यू निकाली है वो इसमें पुट कर देते हैं। तो अगर इसमें हम पुट करते हैं तो क्या बनता है, साइन ऑफ आई की जगह पर ए प्लस मिनिमम डेविएशन एंगल डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन ऑफ आर की जगह पर ए बाई 2। अब वही पुरानी थ्योरी जो कि अक्सर इस्तेमाल होती है, जहाँ पर हम मान के चलते हैं कि ये जो एंगल्स हैं वो छोटे ही एंगल हैं, तो उस केस में साइन की वैल्यू को हम ऑलमोस्ट किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम साइन की वैल्यू को जस्ट थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हम कर देते हैं तो फिर म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से म्यू आ जाएगा सिंपली ए प्लस मिनिमम डेविएशन बाई 2 होल डिवाइड बाई ए बाई 2। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस इक्वेशन को जब आप रीअरेंज कर दोगे तो आपको उस केस में मिनिमम डेविएशन की वैल्यू आ जाती है। आप ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पर ये बन जाएगा म्यू माइनस 1 टाइम्स ए। सो दिस इज द फाइनल रिलेशन जिसकी मैं बात कर रहा था। तो मिनिमम डेविएशन इज बेसिकली म्यू माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये फॉर्मूला भी अक्सर इस्तेमाल होता है, तो इसको आप याद रखें, ये एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली जो सवाल आएगा एग्जाम में वो मोस्टली मिनिमम डेविएशन पे होता है। बट अगेन गॉड नोज आपको जेनरिक डेविएशन पे भी सवाल हो सकता है। तो कुछ जो रिजल्ट हमें फाइनली मिले, जैसे ये रिजल्ट एक है व्हाट इज डेविएशन, एंड देन ऑब्वियसली एक ये रिजल्ट है कि आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू ए, और ये जो फाइनल रिजल्ट है जो बॉक्स के अंदर मैंने बनाया हुआ है कि मिनिमम डेविएशन इज म्यू माइनस 1 टाइम्स ए। तो ये रिजल्ट आप याद रखें, इससे आपको सहूलत होगी एग्जाम में। ओके, अब हम फिलहाल अभी रे ऑप्टिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्दर फिर कुछ वीडियोस के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली जो डिस्पर्शन होता है, वो जो लाइट स्प्लिट होती है अपने डिफरेंट वेवलेंथ्स में, वो एग्जैक्टली वो फिनोमेना कैसे होता है। बट फिलहाल अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब हम बात करेंगे एट स्फेरिकल सर्फेसेस, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी रिफ्रैक्शन देखा है वो प्लेन सर्फेस पे देखा है। नाउ वी विल मूव ऑन टू refraction at spherical surface. Okay then, take care, bye bye.